नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 के बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में, करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपनी जेन्युइन क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। जल्दी से देखते हैं आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आडवाणी जी के साथ 31 और लोगों को बाबरी डेमोलिशन केस में एक्विट कर दिया गया है। मिस्टर आडवाणी पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, इनके ऊपर इल्जाम लगा था 6 दिसंबर 1992 को, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस, उसमें 31 लोगों के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी लखनऊ में स्पेशल कोर्ट में, और उसका डिसीजन आया है। और डिसीजन क्या बोलता है कि भैया कोई भी क्रेडिबल एविडेंस इनके अगेंस्ट नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। द कोर्ट रिजेक्टेड द चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी लेवल्ड बाय सीबीआई against the accused, observing that the charge sheet did not have any evidence to show that they got together in common intent with the group of hooligan car सेवक्स। ये बोला गया था कि इन सारे लीडर्स ने मिलके एक कमरे में मीटिंग की, एक प्रॉपर प्लान बनाया गया। उस प्रॉपर प्लान के चलते एक बहुत बड़े मास को मोबिलाइज किया गया और उस मास से बोला गया कि आप इस एक्ट को अंजाम दो। ठीक है, तो ये लिखा था सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में। हालांकि फाइनली अब कोर्ट ये बोल रहा है कि देखिए कहीं से भी इस चीज के एविडेंस हमको नहीं मिल रहे हैं, तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया है, सबको माफ कर दिया, छोड़ सा दिया। ये उस समय की फोटो है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू शिफ्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम 4 अक्टूबर। भैया सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। सिविल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है 4 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें से आपसे बहुत सारे लोग दे रहे होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, चूंकि एग्जाम अब होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। अच्छा, यूपीएससी का भी लॉजिक बिल्कुल सही है। यूपीएससी कह रहा है कि एक बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पैसा इन्वॉल्व है अरेंजमेंट करने में। अगर एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया तो वो पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर अब एग्जाम को डिले किया जाता है तो इस बार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर इससे बेटर ये रहेगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द कर दिया जाए, वो भी सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम कराइए 4 अक्टूबर को, लेकिन अथॉरिटी से यह भी बोला गया कि देखिए वो एक्सपेरिमेंट्स जो वो एस्पिरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो किसी जेन्युइन कारण की वजह से, कोविड-19 के पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस एग्जाम को ना अटेम्प्ट कर पाए, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस एम खानविलकर, उन्होंने गवर्नमेंट से यह भी कहा कि ठीक है भाई, जो कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करके एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए इंश्योर कराइए कि एग्जाम सेंटर्स के पास, सब सेंटर्स के पास उनको प्रॉपर एकोमोडेशन मिले। तो इस समय पे जो होटल्स हैं वो अपने दाम को एक लिमिट से ज्यादा ना रखें। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, हेल्थ प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो ये सब बातें दोस्तों बोली गई हैं। यूपीएससी ने जो लॉजिक दिया है कि एग्जाम को आगे डिले करना सही नहीं है, इस लॉजिक से सुप्रीम कोर्ट एग्री कर रहा है। 72 सेंटर्स में 2569 जो सब सेंटर्स हैं वहां पे एग्जाम शेड्यूल है। ऑब्वियसली बात है, यहां पे जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है और जो कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते एग्जाम नहीं दे पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, उनको मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी अगले साल एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देगा। नेक्स्ट न्यूज है, साउथ वेस्ट मानसून एंड्स विद 8% सरप्लस। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो 2020 का है, 8.7% सरप्लस बारिश हुई है, ऐसा आईएमडी ने बोला है। देखिए 2010 से अब आप कह सकते हो कि दिस वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 दैट इंडिया हैज गॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। देखिए 2019 में जो बारिश हुई थी दोस्तों, रिकॉर्ड रेनफॉल थी, क्वार्टर सेंचुरी, मैंने पिछले 25 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी गई थी। और इस साल जो बारिश हुई है वो भी इन एक्सेस ऑफ 88 सेंटीमीटर। तो ऐसा हुआ है कि देखिए जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है इंडिया में मॉनसून का 88 सेंटीमीटर का, ऐसा अब आप कह सकते हो 2010 के बाद पहली बार हुआ है कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस को पार किया हो इंडिया में। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज नेवर गॉट ओवर 105% ऑफ द एलपीए इन कंसेक्यूटिव ईयर्स इन एटलीस्ट 30 ईयर्स अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स अवेलेबल सिंस 1988 ऑन द आईएमडी वेबसाइट। तो पिछले 30 सालों में कंसेक्यूटिव ईयर्स में इंडिया का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 105% बारिश हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। इस बार हुआ, यानी 2019 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ। इनफैक्ट 2019 में से तो 110% ऑफ एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि 88 सेंटीमीटर का 110%, मतलब बारिश काफी ज्यादा हुई है। तो पिछले साल सबसे ज्यादा हुई है, इस साल पिछले साल से थोड़ी कम हुई है, लेकिन
2 लगातार साल हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज को बारिश क्रॉस कर गई हो, ऐसा 2010 के बाद अब हो रहा है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों है? तो भैया बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे लो प्रेशर सिस्टम्स बन रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। जुलाई रेनफॉल डेफिसिट रहता है, इस बार डेफिसिट नहीं रही है। अगस्त में जो रेनफॉल है वो लगभग 26% ज्यादा रही है नॉर्मल के। 32% रेनफॉल, 32 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है अगस्त में नॉर्मली, इस बार उससे 26% ज्यादा हुई है। आप कह सकते हो कि एक ला नीना डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एल नीनो आपको पता है क्या होता है? एल नीनो को मैं कभी अलग से समझाऊंगा। एल नीनो में सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक की हीटिंग होती है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर मॉनसून जो रेनफॉल होती है वो कम हो जाती है। एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट फिनोमेना होता है ला नीनो, जिसके चलते कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि इंडिया के ऊपर जो मॉनसूनी बारिश है वो बढ़ जाती है। तो कुछ हद तक ये जो इंक्रीज रेनफॉल है ये ला नीना के इफेक्ट की वजह से भी बताया जा रहा है। यहां पे देखिए लिख रहा है क्या कि कौन से समय पे मॉनसून कहां पहुंचा, तो 26 मई के टाइम पे देखिए श्रीलंका में, 1 जून में ये केरला और तमिलनाडु पहुंच चुका था, फिर 5 जून में थोड़ा और ऊपर 10 जून। ये मूवमेंट है मॉनसून की, क्योंकि साउथ वेस्ट जो मॉनसून की विंड्स है वो ऐसे आती हैं तो धीरे धीरे वो ऊपर जाती हैं, तो समय के साथ साथ दिन बीतते बीतते जो मॉनसून है वो पूरे देश भर में फैल जाता है। हालांकि देश भर में बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है कि किस जगह पे कितना पानी बरसेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट ने बोला है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो 26% से इंक्रीज हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो क्राइम है, सॉरी यहां शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट 26% लिख रखा है, तो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट 7% क्राइम बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट 26% क्राइम बढ़ा है 2019 में कंपेयर टू 2018। ये रिपोर्ट आई है किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। तो बोला गया भैया कि एससीज के अगेंस्ट जो क्राइम कमिट किए गए, तो कितने केसेस रजिस्टर किए गए? 45,935। कब? 2019 में। 2018 में कितने थे? 42,793। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7.3% ओवर 2018। और ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रजिस्टर्ड केसेस से बहुत ज्यादा केसेस एक्चुअली में होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो केसेस हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए, 11,829 केसेस। तो जो टोटल एससीज के अगेंस्ट क्राइम्स हुए हैं 45,935, उसमें से 11,829 तो उत्तर प्रदेश में, बाद में नंबर आता है आपका राजस्थान का और बिहार का। फिर क्राइम्स अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज किस कैटेगरी में थे? तो ये थे एट्रोसिटीज कमिटेड बाय नॉन एससी एसटी मेंबर्स अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको पीओए एक्ट भी कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो भैया एससी एसटी का प्रोटेक्शन इस एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में भी है, इंडियन पीनल कोड में भी है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भी है। तो इनके अगेंस्ट जो भी वायलेशंस हुए हैं उनके अंदर इन केसेस को रजिस्टर किया गया है। ओवरऑल अगर पूरे 2019 की बात की जाए तो 51,56,172 कॉग्निजेबल क्राइम्स रजिस्टर किए गए, जिसमें से 32,25,000 इंडियन पीनल कोड के अंदर हैं और 19,30,000 स्पेशल एंड लोकल लॉस के अंदर है 2019 में। आप बोलोगे कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या होते हैं? तो देखिए कॉग्निजेबल क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जहां पे पुलिस अथॉरिटीज को ये आजादी होती है कि वो वारंट इशू कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास केस को ले जाए बिना। देखिए जब छोटी मोटी चोरियां होती है ना, जैसे किसी ने मान लीजिए 2,000 रुपए चुरा दिए, उसके अगेंस्ट में किसी ने जाके रिपोर्ट लिखा दी, तो उस केस में तो उसको अरेस्ट भी कर लिया तो आपको 24 घंटे के अंदर जाके आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के अंदर रखना है। कॉग्निजेबल क्राइम देखिए यहां पे दो चीजें हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनमें अरेस्ट करने से पहले आपको अरेस्ट वारंट चाहिए, वो अरेस्ट वारंट आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू करेगा। कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जैसे रेप, मर्डर, जहां पे आप जाके सीधे अरेस्ट कर लो, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ। तो जो सीरियस क्राइम्स हैं जैसे कि रेप, मर्डर, जहां पे आप सीधे वारंट इशू करके आदमी को धरो, जेल में डालो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, बाद में मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, फिर मजिस्ट्रेट बताएगा कि हाँ भाई इसको छोड़ना है या रखना है, इनको बोला जाता है कॉग्निजेबल क्राइम। जहां पे सीधे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, सीधे वारंट इशू किया जाता है, सीधे अरेस्ट हो जाता है बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताए। और जो नॉर्मल पेटी क्राइम्स होते हैं वहां पे आप सीधे धर नहीं सकते हो, पहले आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और भी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ये है कि जो साइबर क्राइम्स हैं दे हैव इंक्रीज बाय 63.5% इन 2019। जनरल स्टडीज पेपर 4 में ये चीज आपको काम आएगी। कल मैंने आपको बताया था जो पुराने चीफ थे आपके कुवैत के, उनकी मृत्यु हो गई, और अब कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख नवाज अल अहमद अल सबह, ये भाई कुवैत के अब नए अमीर बन गए। ये खुद ही 83 साल के हैं,
ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। इनका क्या क्या आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आप यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ रहे हो। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप बस इनका नाम याद रखो। वन लाइनर पीसीएस में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फिर जर्मनी की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्कर, उन्होंने चाइना के ऊपर ये इल्जाम डाला है कि चाइना अपनी माइनॉरिटीज को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है। हांगकांग में जो चाइना ने किया उसके अगेंस्ट भी जर्मनी ने चिंता जताई है। जर्मनी ने बोला है कि जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, मतलब हांगकांग की बात हो रही है, वहां पे जो बीजिंग कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हांगकांग को वापस कर दिया गया था चाइना को इंग्लैंड के द्वारा 1997 में, बशर्ते वन कंट्री टू सिस्टम्स को चलाया जाएगा कि मिनिमम टाइम पीरियड के लिए। लेकिन अब उस वन कंट्री टू सिस्टम्स को खत्म कर दिया गया है और चाइना ने पूरी तरीके से हांगकांग को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। जो भी वहां पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स थी, पुलिस अकाउंटेबिलिटी थी, लोकल लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी, वो खत्म कर दी गई है। तो आप देखिए, ये जो जर्मनी की चांसलर बोल रही हैं चाइना को कि ये अपनी माइनॉरिटीज को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, यहां पे ऑब्वियस जो इंटेंट है वो उइगुर मुस्लिम्स इन जिंजियांग की तरफ है। आप सोचिए दोस्तों, चाइना इन उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट कितने अत्याचार करता है, बट इस चीज को कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता। इनफैक्ट टर्की और पाकिस्तान, खासकर आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया में जो कश्मीर के हिस्से में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उठाती हैं। मतलब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वहां की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, वो इंडिया के ऊपर इल्जाम डालते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है इंडिया कश्मीर वैली में, वहां के माइनॉरिटीज को दबा रहा है, मुस्लिम्स को दबा रहा है। ये पाकिस्तान बोलता है और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि चाइना उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, लेकिन चाइना के जाके वो तलवे चाटता है, उनसे पैसे मांगता है। तो कुल न कुल यहां पे बातें ये समझ में आती हैं कि देखिए, धर्म को तो बस यहां पे एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल थिंकिंग होती है, यहां पे जो धर्म है, धर्म को बस एक जरिया है। धर्म के नाम पे लोगों को बांटो, लोगों को आपस में लड़ा दो। आपको पता ही है कि बहुत सालों से धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, दंगे करवा दो, मरवा दो, हर तरीके के, हर धर्म के, हर देश के, हर कॉन्टिनेंट के पॉलिटिशियंस ने ऐसा किया है और कुछ कुछ यहां पे भी हो रहा है। तो एक तरफ उइगुर मुस्लिम्स को मार रहे हैं चाइना वाले, कंसंट्रेशन कैंप्स में रख रहे हैं, इनको बिल्कुल ही मतलब इनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान जैसी कंट्रीज कुछ नहीं बोलती, उनका वन पॉइंट एजेंडा है कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस। तो ये तरीके की चीजें, इससे ये पता चलता है कि देखिए, धर्म के नाम पे तो एक्चुअली में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। फिर भाई, सेंटर की बोरोइंग की बात की जाए, हर बजट में सेंटर डिसाइड करता है कि हम भाई अपने रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इतना पैसा उधार मतलब उठाएंगे। ओके, इस बार देखा जाए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंटर ने जो बोरोइंग टारगेट रखा था 2020-21 के लिए, वो रखा था 4.2 लाख करोड़ रुपए। कोविड 19 के इंपैक्ट के चलते इस 4.2 लाख करोड़ को 12 लाख करोड़ करना पड़ा। अभी आप देखोगे पहले 5 मंथ ऑफ 2020-21, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों में ही जितनी भी हमारी फिजिकल डेफिसिट थी वो 109% पहुंच गई। मतलब पूरे साल के लिए हमने जो टारगेट रखा था 3.5% ऑफ द जीडीपी, इसका 109% तो पहले ही 5 महीनों में हो गया, अगस्त तक ही हो गया, मतलब अप्रैल से अगस्त में ही हो गया। और उसके कुछ ऑब्वियस रीजन है, चूंकि कोविड 19 का पैंडेमिक आ गया, हमारे बिजनेसेस ठप हो गए, हमारे पास अब खर्चा करने के लिए चीजें देखिए ज्यादा बची हैं नहीं। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, आप क्या कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए 12 लाख करोड़ रुपए का बोरोइंग प्लान है। पहले 4.2 लाख करोड़ था, इसको बढ़ा के हमने 12 लाख करोड़ कर दिया। अभी 12 लाख करोड़ के ऊपर जा पाना मुश्किल होगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल में 7.66 लाख करोड़ बोरो कर चुकी है और बोला जा रहा है बचे में 4.34 लाख करोड़ बोरो किया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को और पैसा उठाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और पैसा उठाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट आ रहा है? गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये आ रहा है कि देखिए, हम ऑलरेडी बहुत सारा पैसा उठा चुके हैं, तो 12 लाख करोड़। हमको ये भी देखना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी बोरोइंग करेंगी, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है इंडिया में वो भी बहुत सारी बोरोइंग करेंगी, और ये जो टोटल कंसोलिडेटेड बोरोइंग है ना, इसकी नजर रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारे बॉन्ड मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को स्टेबलाइज रखने के लिए, हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को, जो हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उसको
क्रेडिबल रखने के लिए हमको अपनी बोरोइंग को एक लिमिट के अंदर रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग को मत देखिए आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है, प्राइवेट कंपनीज भी बोरो कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि 12 लाख करोड़ की बोरोइंग में हम पूरा का पूरा साल काट दें। ऐसा बोला है मिस्टर बजाज ने, जो कि इस समय पे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में सरकार डिसाइड करे कि कुछ और पैसा हम लोग बोरो करेंगे, लेकिन अभी के लिए सरकार ये बोल रही है कि 12 लाख करोड़ ही हमारा बोरोइंग टारगेट है इस साल का 2020-21 का। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, करंट अकाउंट सरप्लस वाइडन्स टू $18.9 बिलियन। सबसे पहले तो आप समझिए करंट अकाउंट होता क्या है दोस्तों। 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में आप खास करके ध्यान रखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हमने किसी को पैसा बाहर उधार पे दे रखा है तो उसके थ्रू जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है वो हमारे करंट अकाउंट में जाएंगी। अगर हमने बाहर से पैसा उधार में उठा रखा है तो उस पे हम जो इंटरेस्ट पेमेंट बाहर की कंट्रीज को करेंगे वो करंट अकाउंट्स में आएंगी। हालांकि जो पैसा हम लोग लमसम उठाते हैं ना उधार में, उसको कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाता है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करंट अकाउंट में होती है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमिनेंट होते हैं, साथ साथ जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो होती हैं, और जो भी हमारी रनिंग लेवल पे जो भी कमाई होती है, जैसे मान लीजिए कल की डेट में कोई ग्रांट आ गई बाहर से, तो उसको हम लोग करंट अकाउंट में जोड़ देंगे। पहली बार आप कह सकते हैं बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि $19.8 बिलियन का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो सरप्लस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यानी कि हमने, आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट हमारे रिलेटिवली बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट हमारे रिलेटिवली घट रहे हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि करंट अकाउंट में केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होते, बहुत सी और चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो पैसा हम लोगों ने उधार पे घुमा रखा है या उठा रखा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट आती हैं या जाती हैं वो भी हम करंट अकाउंट में काउंट करते हैं। और बहुत सी ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो करंट अकाउंट में काउंट होती हैं। हालांकि करंट अकाउंट डोमिनेंट क्या होता है इसमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो पहली बार ये जो हमारा Q1 है अप्रैल मई जून का, इसमें $19.8 बिलियन का सरप्लस है, यानी कंपैरेटिवली हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और कंपैरेटिवली हमारे जो इंपोर्ट हैं वो घटे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इन न्यूज को दोस्तों मैं बहुत कम कवर करके आगे बढ़ जा रहा हूं, क्योंकि ये बड़े बड़े इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं। इनको जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे मैं आपको करंट अकाउंट पूरा, कैपिटल अकाउंट पूरा, रेवेन्यू अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट ये सब नहीं समझा सकता। इसके लिए भैया प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर पढ़ाना पड़ेगा। फाइनली कोर सेक्टर की बात कर लेते हैं। कोर सेक्टर के डाटा हर मंथ पे आते हैं, हर मंथ इसकी डिस्कशन होती है। तो जो इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, देखिए जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 8 सेक्टर्स 40% वेट फॉर्म करते हैं, जो कि है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अभी ये जो सेक्टर्स हैं इनको ड्राइवर्स बोला जाता है इकोनॉमी का, इसलिए इनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखता है। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है ना, ये अगस्त 2019 के कंपैरिजन में अगस्त 2020 में 8.5% से घटे हैं। जुलाई 2020 में ये जुलाई 2019 के हिसाब से 8% घटे थे। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी न्यूज़ों को मैंने पहले कवर किया है, उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर मंथ ये डाटा आता है तो हर मंथ आपके साथ मैं इसको डिस्कस करता ही हूं। एक और बात देखी जाए, इन 8 कोर सेक्टर्स में से कोल और फर्टिलाइजर ये केवल 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको 2019 के करस्पॉन्डिंग मंथ यानी अगस्त 2019 से अगर अगस्त 2020 को कंपेयर किया जाए तो केवल 2 सेक्टर्स बढ़े, एक तो कोल, एक फर्टिलाइजर। कोल बढ़ा है 3.6% से और फर्टिलाइजर बढ़ा है 7.3% से। ठीक है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का डाटा है इसको मंथली पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इसके लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 2011। बेस ईयर को जरूर ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में ये बेस ईयर आपके सामने हो सकता है। तो ये थी आज की न्यूज एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।